आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे गेस्ट नजर आ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस वक्त DHN उपाध्याय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कांग्रेस के अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी निरंजन जी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र सिंह साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा साहब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, बेहद ही धन्यवाद आलोक वर्मा साहब आपका भी। इनफैक्ट आप चारों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम में आप लोग शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं जरा राजनीतिक विश्लेषज्ञ के पास चलता हूं, निरंजन जी के पास चलता हूं। सबसे पहले आपकी टिप्पणी लूंगा, फिर जाहिर तौर पर जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं उनसे टिप्पणी लेंगे पहली। लेकिन आपके नजरिए में निरंजन जी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर जाहिर तौर पर राजनीति पर एक अलग पकड़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति का खासतौर पर जिक्र करें, क्या नजर आ रहा है दूसरे चरण में? 2019 का तो जाहिर तौर पर हर किसी को याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह प्रदर्शन किया था, 8 में से 7 सीटें अपने नाम कर ली थी। लेकिन इस बार क्या आपको नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण को अगर मद्देनजर रखा जाए, क्या नजर आ रहा है, कैसा दिख रहा है आपको दूसरे चरण का रण? देखिए अब्दुल जी, अगर आप मेरा विचार माने तो जैसे हमारे जो समीकरण होते हैं या हम जिन चीजों का अनुमान लगाते हैं, तो इस बार एक चीज और देखने में आ रही है, और वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी पहले चरण का जब मतदान हुआ था 19 अप्रैल को, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि वोटिंग टर्नआउट जो था वो ठीक कर गया। और जब अगर 8 से 10% वोट परसेंटेज अगर कम होती है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उस समय जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है या राजनीतिक पंडित हैं या पॉलिटिकल पैथोलॉजिस्ट हैं, सभी के लिए वो एक अनुमान लगाना मुश्किल का सबब बन जाता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि जो वोटर टर्नआउट कम गया है वो एक्चुअली में किसके वोट हैं जो बूथ तक नहीं पहुंच पाए, विपक्ष के वोट हैं या सत्ता पक्ष के वोट है। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना, सब लोग अपने अपने दावे करते हैं उसके अंदर। तो अभी ये चीज सबसे कल वाले जो दूसरा चरण है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कल वोटर टर्नआउट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद ये की जा रही है कि पहले चरण के बाद में कल का वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत अच्छा जाना चाहिए, लेकिन अब वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन अगर जनरल, अगर मैं ये मान के चलूं सामान्य तौर पर अगर वोटर टर्नआउट होता है, तो आप ये मान के चलिए कि इन 8 सीटों के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कील कांटे और दुरुस्त करके और जिस तरीके से अपने मोहरे, अपने चेहरे और मोहरे जो बिछा रखे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको समझ लीजिए काफी एडवांटेज लेकर के वहां पे चल रही है। और जो हमने जातीय समीकरण और तमाम चीजों की बात करी, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इसके अंदर सबसे बड़ा अहम भूमिका, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है RLD के साथ मिलकर के चुनावी गठबंधन के अंदर चुनाव में जा रही है। ठीक है, ठीक है निरंजन जी, जरा समझाएं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ सीटों पर इंतजार करवाना, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवारों को बदलना, वो कितना इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा? देखिए अब्दुल जी, इसके अंदर अगर आप मेरा विचार पूछेंगे तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि ये जो ईवीएम सेट की या जो ईवीएम सेट की जो अवधारणा है वो पता कहां से आती है? वो ईवीएम सेट की अवधारणा यही से उत्पन्न होती है, क्योंकि चुनावों के एन पहले, चाहे कहीं का भी चुनाव पहले आप 10 वर्षों के अंदर कहीं का भी चुनाव उठा करके देखेंगे, कोई सा विश्वास किसी भी राज्य का चुनाव, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे चर्चाओं के अंदर, भाषणों के अंदर और जिसको कहते हैं डिबेट के अंदर जो है ना, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ होने वाला है और इसको बस जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उठा करके बाहर फेंक देगी। और कुछ इसके अंदर जो ये नैरेटिव बनाने के मामले है, इसके अंदर कुछ यूट्यूबर पत्रकार जो पहले मेन स्ट्रीम के बड़े पत्रकार हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं जनता ने उनको भी हाशिए पे खड़ा कर दिया और वो आज यूट्यूबर बनेंगे ना, तो उन लोगों का इसके अंदर बड़ा योगदान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव को सच्चाई मान लेती है। उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आते हैं दूसरी, तब ये लगता है लोगों को कि भाई हम तो जीत रहे थे, हम जीतते कैसे हार गए? इसका मतलब तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कोई ईवीएम सेट थी या कोई ना कोई ढोलमाल हुआ है। क्योंकि देखिए चुनावी राजनीति के अंदर अब देखिए आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी।
सबसे पहले आपको इंटैक्ट विचारधारा, दूसरे नंबर पे आपको आपका धरातल पे संगठन, और तीसरे नंबर पे आपको एक ऐसा नेतृत्व जो जनता के साथ कनेक्ट करता हो। और आज अगर इन तीनों मूल्यों को ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष कोई भी पार्टी नजर नहीं आएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है उनकी अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए 22 जनवरी 2024 से पहले, यानी कि चुनाव से 3 महीने पहले ये लोग एक एक राउंड जनता तक कर चुके हैं। चाहे वो अक्षर वितरण के नाम पे गए हों, चाहे प्रसाद वितरण के नाम पे गए हों, चाहे पटाखा वितरण के नाम पे गए हों, लेकिन जनता के साथ एक बार कनेक्ट कर चुके हैं। दूसरी बात, जो डायनेमिक लीडरशिप है, आप मुझे एक बात बताइए, आज नरेंद्र मोदी जी को पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने शपथ पूरा करके अपनी रैलियों का, और पूरे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने समझ लीजिए एक हिसाब से मतलब आप ये मान के चलिए अपने पैरों से नाप दिया है ठीक है इन रैलियों के मामले में। दूसरी तरफ आप देखेंगे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं निरंजन जी। लेकिन रविंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, क्या ठीक कंप्लीट नहीं होने देंगे तो उसका सारांश नहीं। सर आप कीजिए कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं। ये है कि अब भाषणों के अंदर और डिबेट के अंदर और जिस तरीके से कह रहे चर्चाओं के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार रही है, जनता इनको उठा करके फेंक रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट होता है। मैं केवल 30 सेकंड वही चीज है कार्यक्रम में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मुझे एक बात बताइए, अभी 3 महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव थे, उन 5 राज्यों के चुनाव में ये जो वर्तमान मुद्दे हैं, इनके अलावा ये सारे के सारे मुद्दे उन 5 राज्यों के अंदर विपक्ष लेकर के गया था, और चुनाव का परिणाम क्या है सबके सामने। ठीक है निरंजन जी, पॉइंट आपका समझ में आ गया, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपका। निरंजन जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, क्या लग रहा है, आकलन क्या कह रहा है आपका? और वोट प्रतिशत का अगर जिक्र करें, जाहिर तौर पर वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का भी बढ़ता हुआ नजर आया था 19 में, और अलग अलग चुनाव में भी। वोट प्रतिशत कितना किरदार निभा रहा है इस बार, और ये कम जो वोटिंग हो रही है उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर आप 1 वोट से भी चुनाव जीत करके आते हैं तो मेरे शपथ आप ही लेंगे। जो 1 वोट से हारा है उसको संसद के अंदर उसको सदस्यता नहीं मिल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं कुछ कहना और चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी को, थोड़ा सा मैं टाइट करना या मान लीजिए आईना दिखाना चाह रहा था, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता इन्होंने वापस मेरे पाले में अब ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से इन्होंने सारा का सारा विवरण दिया, भाई साहब आपकी बात कैसे मैं तथ्य मान लूं? पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 4 बड़े चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव आपने लड़े 2012 के बाद में, चारों के चारों चुनाव आपने हार लिए। ठीक है। और इसके दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करूं अब्दुल जी, तो आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 58 चुनाव लड़े, और 58 चुनाव के अंदर सिर्फ 43 चुनाव इन्होंने चुनाव जीते। तो आप कैसे समानता कर सकते हैं? मतलब इतना जो परसेंटेज है या इतना सक्सेस रेशियो है और कौन सी पार्टी का है? पहली बात। अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए अब्दुल जी 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए आज जिस तरीके से भारत, मैं हर बार कहता हूँ राजनीति के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर अहम और वहम सबसे खतरनाक बीमारी होती है। चलिए ठीक है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अहम और वहम की बीमारी पलती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ना हरा दे। चलिए जहां पे भी देखो ये ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं माफी के साथ आप चारों का धन्यवाद कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।